नमस्कार, मैं आकाश सुंदरानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम टैक्स सीपीसी। स्वागत है आप सभी का फॉर डिस्कशन ऑन सेक्शन 234E जो है लेट फाइलिंग फीस ऑफ टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों लेट फीस लगती है फॉर टीडीएस फाइलिंग, कितनी लेट फीस लगती है, कैसे डिफ़ॉल्ट के नोटिसेस से छुटकारा पाया जा सकता है, डिफरेंट केस लॉ ऑन सेक्शन 234E। तो बेसिकली हम ये चार चीज़ें कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में तो आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि टीडीएस और टीसीएस रिटर्न होता क्या है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हर एक डिडक्टर जिसने डिडक्टी का टीसीएस या फिर टीडीएस डिडक्ट किया हो तो उसे मंथली पेमेंट करना पड़ता है एंड क्वार्टरली उसकी डिटेल्स टीडीएस या टीसीएस के रिटर्न के रूप में सबमिट करना पड़ता है। ये जो टीडीएस रिटर्न है एनएसडीएल के थ्रू या फिर इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल से भी डायरेक्टली फाइल किया जा सकता है। बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइल ट्रेसेस इन रिटर्न्स को प्रोसेस करती है, यानी वो इन रिटर्न्स को चेक करती है एंड आफ्टर चेकिंग वो एक डिफॉल्ट नोटिस आपको इशू करती है। अब समझते हैं कि डिफॉल्ट नोटिस आपको किस किस रीजन से आते हैं। सबसे पहला रीजन जिसके वजह से डिफॉल्ट का नोटिस आता है वो है शॉर्ट पेमेंट ऑफ टीडीएस। देन दूसरा रीजन रहता है लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। थर्ड रीजन शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड फोर्थ रीजन जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है वो है लेट फाइलिंग ऑफ लेवी। बेसिकली ये चार रीजंस के कारण डिफॉल्ट के नोटिसेस आपको आते हैं प्लस प्लस इंटरेस्ट ऑन अबव। तो मेनली चार रीजन एंड इंटरेस्ट ऑन दीज केसेस, इनके कारण ही आपको टीडीएस के डिफॉल्ट के नोटिसेस वगैरह आते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लेट फाइलिंग फीस लगती क्यों है। इसको समझने के लिए हमें सेक्शन 200 को समझना होगा जिसमें लिखा गया है कि एवरी पर्सन हु डिडक्ट्स टीडीएस शैल पे द अमाउंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपके पास गवर्नमेंट का पैसा है टीडीएस के फॉर्म में जो आपने डिडक्ट किया है पार्टियों से, तो आपको एक ड्यू डेट के पहले पहले इसे पेमेंट करना है। साथ ही साथ इस सेक्शन में यह भी लिखा गया कि आफ्टर मेकिंग सच पेमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टीडीएस रिटर्न एंड सबमिट to the income tax authority a statement as per form prescribed। इसका मतलब है कि कोई एक तो फॉर्म रहेगा जिसमें आपने जिनका जिनका टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी डिटेल हमें रिटर्न के फॉर्म में सबमिट करनी है। अब आप सोचते होंगे कि ये प्रिस्क्राइब टाइम क्या है पेमेंट करने का। इसको याद रखने के लिए आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी नंबर याद कर सकते हैं, जर्सी नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, जर्सी नंबर 7 पहनते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हमारी ड्यू डेट भी 7th ऑफ एवरी मंथ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्रैल मंथ का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको 7th ऑफ मई के पहले पहले आपको इसका पेमेंट करना है। एक भी दिन इसमें आपने डिले किया तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ, मार्च मंथ का जो डिडक्शन का पेमेंट करने के लिए इनकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल बिकॉज ऑफ क्लोजिंग। हम सबको पता है कि उस समय क्लोजिंग चलते रहती है, तो इसलिए यहाँ पे 7 तारीख ना करके उसे 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड के कारण टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट कुछ बढ़ाई गई है क्या? तो आंसर इज नो। टीडीएस या टीसीएस पेमेंट की ड्यू डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन अगर आप टीडीएस का लेट पेमेंट करते हैं तो पहले इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगता था,
जो अब 0.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ये रिलीफ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ड्यू टू कोविड-19। अब ये प्रोविज़न कब तक के कंटिन्यू रहने वाला है ये तो अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है। अब देखते हैं कि कब तक की ये जो रिलैक्सेशन है वो हमें मिलती रहेगी। अब समझते हैं हाउ टू प्रिपेयर टीडीएस रिटर्न, मतलब कौन कौन से फॉर्म्स रहते हैं टीडीएस रिटर्न में एंड उनकी क्या ड्यू डेट्स रहती है। बेसिकली दो प्रकार के फॉर्म्स ज़्यादा यूज़ में आते हैं। पहला है फॉर्म 24Q, जिसमें डिडक्टर को टीडीएस डिडक्शन की डिटेल्स विच आर इन रिलेशन टू सैलरी पेमेंट उसे फाइल करना रहता है। एंड सेकेंड वन इज फॉर्म 26Q, जिसमें हमें टीडीएस डिडक्शन अदर देन सैलरी की इंफॉर्मेशन देनी रहती है। एग्जाम्पल टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स, प्रोफेशनल एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये दो फॉर्म्स ही मैक्सिमम यूज होते हैं। जो हमें टीडीएस डिडक्शन किया होगा ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, उसके लिए अलग फॉर्म है फॉर्म 27Q। टीसीएस की डिटेल सबमिट करने के लिए एक फॉर्म अलग है फॉर्म 27EQ। तो इन सारे रिटर्न्स की ड्यू डेट को आपको याद रखने के लिए आपको केवल 31 याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको टीडीएस के रिटर्न्स की क्वार्टरली फाइलिंग खत्म होने के बाद जो भी पहला 31 जो आएगा उसके पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करना है। जैसे अप्रैल टू जून का 31 जुलाई, जुलाई टू सितंबर के लिए 31 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए 31 जन। हाँ, फोर्थ क्वार्टर के लिए जो जन टू मार्च का होता है उसके लिए आपको 31 मई तक का टाइम दिया गया है, क्योंकि आपकी बुक्स क्लोजिंग में रहती है। तो पेमेंट के लिए भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, उसमें आपको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया, और साथ ही साथ रिटर्न फाइलिंग के लिए एक महीना और, मतलब 31 मई तक का आपको टाइमिंग दिया है। इसलिए लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा एडिशनल टाइम हमें मिल रहा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों आपको लेट फीस लगती है। अगर टीडीएस रिटर्न जो हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया समझाया है उसे अगर आप ड्यू डेट के पहले पहले फाइल नहीं करते हैं तो आपको टीडीएस की लेट फाइलिंग फी पे करनी पड़ेगी। तो टाइम पे रिटर्न फाइल करिए और इस लेट फाइलिंग पेनाल्टी या फाइन से मुक्ति पाइए। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि कितनी लेट फीस पटानी पड़ेगी सर। द आंसर इज ₹200 पर डे आफ्टर द ड्यू डेट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ टैक्स डिडक्टिबल और टैक्स कलेक्टिबल। मतलब अगर आपने अप्रैल टू जून क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है उसे आपने 5 अगस्त को फाइल किया तो आपने 5 दिन का ज़्यादा टाइम लिया, तो आपको ₹200 पर डे मल्टीप्लाइड बाय 5 डेज ऑफ डिले के हिसाब से आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा। वहीं अगर 30 दिन का डिले हुआ तो ₹6000, 60 डेज का डिले हो किए तो 12000 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस रिटर्न में आपने केवल ₹800 ही टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको ₹800 ही मैक्सिमम लेट फाइलिंग फी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट का रिस्ट्रिक्शन भी डाल दिया है। अब समझते हैं कि टीडीएस लेट फाइलिंग लेवी की डिफ़ॉल्ट नोटिसेस से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। लेट फाइलिंग लेवी की डिफ़ॉल्ट नोटिसेस आपको आई है तो समझ लीजिए कि इन प्रिंसिपल आपको इसका पेमेंट करना है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के कारण ही आपको नोटिस आई है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसका पेमेंट कर दें एंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट उस चालान को उस क्वार्टर के रिटर्न के साथ टैग कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप चेक करो कि कहीं आपके पास कोई अनकंज्यूम्ड चालान पड़ा है क्या। इसका मतलब है कि आपने कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया था पिछले साल या इस साल, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल हो उसको आप इस क्वार्टर के रिटर्न में ऐड कर दो एंड उसे आप यूज़ कर लो फॉर सॉल्विंग ऑफ डिफ़ॉल्ट नोटिसेस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ लेवी।
अब तीसरा तरीका बताने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये डिफ़ॉल्ट नोटिस जो आपको लेट फाइलिंग के कारण आई है वो 1 जून 2015 के पहले की है क्या। अगर ये डिफ़ॉल्ट इन रिलेशन टू पीरियड बिफोर 1 जून 2015 के पहले वाले पीरियड का है तो ये डिस्प्यूटेड मैटर है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर 1 जून 2015 के पहले वाला है तो ये डिस्प्यूटेड मैटर है। कुछ हाई कोर्ट ने इसमें एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है एंड कुछ हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में दिया है। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप चाहें तो ये जो लेट फाइलिंग लेवी की लाइबिलिटी है विच इज फॉर द पीरियड बिफोर 1 जून 2015, तो आप अपील भी फाइल कर सकते हैं फॉर द नोटिस। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 डिसीजन की लिंक भी दी है, वन विच इज इन फेवर ऑफ एसएससी एंड अनदर विच इज इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप चाहें तो इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं and based on that you can make necessary steps or action. Hope आप सभी को TDS लेट फाइलिंग लेवी के प्रोविज़न आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या कुछ डाउट्स हो तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें एंड ऐसे ही TDS रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टैक्स CPC। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।